ये जो बर्थ सर्टिफिकेट का सिस्टम है, ये हमारा कम से कम 1300 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1300 ईस्वी में, 1302 में। उसमें 1302 में ऊनम सैंक्टम और पेपल बुल जो जारी किया गया था, उसमें इसका बर्थ सर्टिफिकेट का जो नाम के साथ जो अनुबंध होता है वो अम, बताया गया था उसमें, जो उन्होंने तैयार किया था जो। दूसरे जो हमारे मेरे साथ, ये 2 मिनट के लिए आप लो थोड़ा समय, आता हूँ दोबारा मैं। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये आया है जो मैग्ना कार्टा के बारे में हमने बात की थी। मैग्ना कार्टा मतलब जब राजा ने ये बोला कि इस धरती के ऊपर जितने भी जो संसाधन हैं, उन संसाधनों का अधिकार यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर के पास चला गया है, उसकी तरफ से हमारे को दिए गए। और उसके बाद जो पोप है, पोप ने जितने भी जो फ्लैश एंड ब्लड वाले जीव हैं, उनकी आत्मा के ऊपर अधिकार राजा से मांग लिया कि इनको आप मेरे हवाले छोड़ दो। इनके लिए मैं इस तरीके का सिस्टम बनाऊंगा कि ये इनको हम गुलाम भी बना लेंगे और इनको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आत्मा के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार उसने राजा से मांगा। ये जो चीजें हुई, ये मतलब एक ट्रैप का हिस्सा है कि जैसे मान लो कोई कहानी किसी ने सुना दी और उस कहानी को लोग सच मानना शुरू कर दिया कि राजा ने ये घोषणा कर दी कि जो यीशु था वो परमेश्वर का पुत्र था और परमेश्वर के पास चला गया, लेकिन सारे संसाधनों का अधिकार मेरे पास दे गया, जिसको लैंड एयर एंड वाटर लॉ बोलते हैं। तो लॉ का अधिकार हो गया राजा के पास और जो सोल का अधिकार है वो हो गया पोप के पास। और ये उन्होंने अपनी जो पेपल स्टेट है उसमें उसको स्थापित कर दिया। क्योंकि अगर आप उसकी हिस्ट्री सही तरीके से देखेंगे, यूरोपियन जो देश हैं उन देशों की, तो आज से 500 या 600 साल पहले वो आदिवासी टाइप का जीवन जीते थे। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे नगर थे, उसी तरीके के उनके भी नगर थे, लेकिन उनके नगरों में और हमारे नगरों में बड़ा अंतर था, क्योंकि हमारे यहाँ ज़मीन ज़्यादा है, उनके वहाँ पे समुद्री एरिया ज़्यादा है, बर्फ़ पड़ती है, ठंडे इलाके थे। और बहुत सी फ़िल्में, जैसे एक पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फ़िल्म आपने देखी होगी, तो उसमें उनकी 500-600 साल पहले की हिस्ट्री जो है तो सामने आती है, अगर आपने उस फ़िल्म को देखा होगा, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। जिसमें वो जैक स्पैरो वाली जो कहानी है पूरी, और ईस्ट इंडिया कंपनी भी उसमें बताई गई है। समुद्री जो डाकू थे, उन डाकुओं का पूरा जो इतिहास है वो उसमें बताया गया था। तो उस तरीके की पेपल स्टेट्स वहाँ पे होती थी और पेपल स्टेट्स के ऊपर राजा का अधिकार था, राजा का और पोप का। जिस तरीके से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि एक राजा होगा और राजा का एक राजगुरु होगा, एक सेनापति होगा, उसके मंत्री होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से उन्होंने सीख के जो है तो वहाँ पे बाद में लागू किया, जो आज करंट में जो चला हुआ है। जैसे आप ये सिटी ऑफ लंदन, वेटिकन सिटी और वॉशिंगटन डीसी की जो हम बात करते हैं कि 3 जो शहर हैं सिर्फ वही स्वतंत्र हैं, बाकी जितने भी जो देश भी हैं वो सब गुलाम हैं। किसी न किसी तरीके से उनको मैनिपुलेट किया जा चुका है। उनको बोला गया है कि अमेरिका वर्ल्ड पावर है, ये चाइना ऐसी पावर है, लेकिन एक्चुअल में जो पावर है वो उन्हीं के हाथ में है, जो ट्राई सिटी के पियानो से चलती है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि पोप का जो दबदबा था, उसका जो प्रभाव था वो बहुत ज़्यादा था लोगों के ऊपर। और पोप जो आदेश लोगों को दे देता था, उस आदेश को मानना पड़ता था वहाँ के लोगों को। और अगर वो नहीं मानते तो ज़बरदस्ती फिर मनवाया जाता था। उनका समुद्री लुटेरों के साथ भी मतलब पूरा साठ-गांठ उनकी होती थी। जो समुद्री लुटेरे थे, वो व्यापारियों को लूटते थे, उससे उनका फिर वो खर्चा चलता था और उसको ट्रेड बोला जाता था। जो वो लूट-मार करते थे, उस लूट-मार को ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में अगर जो फर्स्ट जो वर्ज़न है, उस वर्ज़न में अगर देखेंगे तो ट्रेड का अर्थ होता है लूट-मार
लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने उस ट्रेड का अर्थ बदल के व्यापार कर दिया। जबकि व्यापार में और ट्रेड में ज़मीन-आसमान का अंतर है। और ये इसी तरीके से काम करते हैं कि जो बताया जाता है उसका अर्थ कुछ और होता है और बताया कुछ और जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अर्थ कुछ और होता है, लेकिन ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में अर्थ कुछ और होता है। ये जो ब्लैक्स लॉ जो नाम उन्होंने वो लाया हुआ है, वो लाया हुआ है कि जितने भी जो ब्लैक जो लोग हैं, उन लोगों के लिए हमने लॉ का एक सिस्टम जो है तो 9 बजे बना करना, 9 बजे लाई जाओ। 9 बजे। और क्या। ये 9 बजे वाला कौन है? अच्छा, तो फिर जब पेपल स्टेट में जो पोप का शासन जो है तो चलता था, राजा का शासन चलता था पोप के थ्रू, क्योंकि पोप उनका जो धर्म उस टाइम पे उन्होंने स्थापित किया था, रिलीजन था। धर्म तो एक्चुअल में एक ही है कि किसी की आपने हानि नहीं पहुंचानी, किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का बुरा नहीं करना, यही एक धर्म है। बाकी सारे जो है तो उनको हम रिलीजन्स बोल सकते हैं, और वो रिलीजन्स वहां पे उन्होंने स्थापित किए हुए थे। और वो पैपल बुल देता था, मतलब कोई भी राजा का जो आदेश होगा वो पोप के थ्रू आएगा, और पोप उसको धार्मिक रंग देके जो है तो लोगों के ऊपर डालेगा कि ईश्वर की तरफ से जो है तो परमेश्वर के पुत्र की तरफ से उसके प्रतिनिधि की तरफ से जो है तो ये आदेश आया है कि इस आदेश का लोगों को पालन करना पड़ेगा। ये चला मतलब उस समय से लेके 1195-96 तक, 1195-96 तक। और उस टाइम तक क्या हुआ कि उनके जो अधिकार है राजा के और पोप के और राजा के करीब जो लोग थे, उनके अधिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और उन्होंने जो है तो अपने आप को ईश्वर के समकक्ष मानना शुरू कर दिया। और आपने बहुत सी किताबों में भी पढ़ा होगा कि राजा जो है तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ऐसी भी उन्होंने बहुत सी बातें चलाई। तो 1195 से लेके 1215 तक जो बैरन्स जो होते थे, जिनको लैंड, एयर एंड वाटर का अधिकार उन्होंने दिया, और वो उसमें अपनी उन्होंने खेती-बाड़ी करके जो भी होता है अपना जो काम, जैसे मतलब उसको आप ये देख सकते हैं कि किसान आंदोलन हो। तो वो भी एक किस्म का किसान आंदोलन ही था, जिसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो बैरन्स कर रहे थे। इसलिए वो उसको बैरन्स का मतलब एक बगावत या विद्रोह उस टाइम माना जा सकता है, 1195 से जो शुरू हुआ, और ये बहुत साल चला। और उस टाइम शायद किंग जॉन या किंग किंग जेम्स का राज था, और एक वो बहुत बड़ा अहंकारी राजा था, उसने उनकी माँग को नहीं माना, तो उन्होंने जो है तो किसी भी तरीके का टैक्स जो देते थे वो बोला जाता था कि परमेश्वर के प्रतिनिधि की तरफ से ये आदेश आया है कि आप जो है तो इस बारी जो है तो इतना टैक्स देंगे। तो उन्होंने वो टैक्स देना बंद कर दिया। उससे क्या हुआ कि उनका जो एक भोग-विलास वाला जो जीवन था वो अस्त-व्यस्त हो गया। तो इस वजह से हुँ, पोप वेनिफेस शायद 4 करके उस टाइम पोप था। उस पोप ने राजा की और जो बैरन्स थे उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए मध्यस्थता की, और उस मध्यस्थता में एक चार्टर लिखा गया, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। वो एक लैटिन वर्ड है मैग्ना और कार्टा। मैग्ना का मतलब होता है मेगा, और चार्टर का मतलब, चार्टर तो चार्टर ही है कि मतलब मैग्ना कार्टा का मतलब चार्टर हो, कि एक मेगा का चार्टर, एक बहुत बड़ा चार्टर जिसमें धरती के ऊपर जितने भी जो लोग हैं, उन लोगों के अधिकारों को अंकित करके लिखा गया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ कि जो लोगों के जो अधिकार थे, या उनको आप बोल सकते हैं कि जीवित प्राणियों के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को पहली बार किसी कागज़ के ऊपर, या जो पेपल बुल उनका होता था, वो बैल के चमड़े के ऊपर लिखते थे उसको। और वो भी शायद बैल के चमड़े के ऊपर ही लिखा गया है जो मैग्ना कार्टा है। और आज भी वो यूरोप के किसी देश में उसको सुरक्षित रखा गया है। उसमें जो लिखा गया है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने फिर बाद में बहुत सी गेमें खेली। पहले हम मैग्ना कार्टा की बात कर लेते हैं कि मैग्ना कार्टा में ये बताया गया कि हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार है, जितना राजा का उतना प्रजा का, जितना मतलब हर एक आदमी का, जो भी कोई है, हर एक आदमी का बराबर का अधिकार है, क्योंकि
जो भी कोई आदमी इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है, उसको परमात्मा ने, उस प्रकृति ने भेजा है और उसको एक हिस्सा देके भेजा है। लैंड, एयर एंड वाटर का एक हिस्सा उसका बनता है। वो भले ही कहीं पे भी जन्म लेता है, लेकिन उसका अधिकार है, क्योंकि वो उस परमात्मा की इच्छा से पैदा हुआ है। शायद इसी वजह से अब वो बच्चे लैब में तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर वो बोलेंगे कि ये बच्चे हमने तैयार किए हैं, इसको इनको परमात्मा ने थोड़ी तैयार किया है, इनको हम कोई अधिकार नहीं देंगे। मतलब ये भी एक बात हो सकती है, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब वो मैग्ना कार्टा में ये चीज़ दर्ज की गई कि हर व्यक्ति का बराबर का अधिकार होगा। एक जिंदा व्यक्ति के लिखे हुए कानून दूसरे जिंदा व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होंगे। जो कानून बनेंगे, जो एक्ट एंड स्टैट्यूट्स बनेंगे, वो कॉर्पोरेशंस के ऊपर लागू होंगे, कंपनीज के ऊपर लागू होंगे या डेड एंटिटीज के ऊपर लागू, जो भी कोई कानून बने। जीवित प्राणियों के ऊपर सिर्फ एक ही कानून लागू होगा, जीवित इंसानों के ऊपर, कि नो लॉस, नो हार्म, नो डैमेज टू एनी लिविंग बीइंग। किसी भी जिंदा प्राणी को या इंसान को, वहाँ पे इंसान की ही बात की गई, क्योंकि अगर हम अन्य प्राणियों की बात करेंगे तो फिर वो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ये मुर्गे पालते हैं, बकरे पालते हैं, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। हम इंसानों की ही बात करते हैं कि एक इंसान जो है तो दूसरे इंसान को हानि नहीं पहुंचाएगा, चोट नहीं पहुंचाएगा, उसका बुरा नहीं करेगा। और उसी मैग्ना कार्टा में ये भी बोला गया कि अगर किसी को जेल में डालना हो, अगर किसी को सजा देनी हो, तो उसके लिए एविडेंस और इंजर्ड पार्टी, जिसको चोट, लॉस, हार्म, डैमेज पहुंचाई गई है, इंजर्ड पार्टी भी मौजूद होनी चाहिए। जब तक इंजर्ड पार्टी मौजूद नहीं होती, किसी बंदे को जो है तो जेल में नहीं डाला जा सकता। तो ये सारी चीजें मैग्ना कार्टा में लिखी गई हैं। और उसका तोड़ निकालने के लिए फिर जैसे उनका आपस में वो हो जाता है, मतलब वो सुलह हो जाती है, मैग्ना कार्टा तैयार हो जाता है और उसको मान लिया जाता है। बाद में फिर उसको पता नहीं उन्होंने बंद कर दिया, खत्म कर दिया, किस तरीके से क्या किया, लेकिन कुछ ऐसी चालें उन्होंने चली जिन चालों की वजह से लोग जो है तो एक बार आजाद हुए और दोबारा से फिर उसी गेम में फंस गए। उस गेम में फँसे रिलीजन की वजह से। ये जो रिलीजन वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि यीशु को उन्होंने परमेश्वर का पुत्र माना है और परमेश्वर का पुत्र जो है तो परमेश्वर के पास चला गया है। उसकी सेकंड कमिंग होगी, अब वो दोबारा से आएगा। जब वो आएगा तो राजा से और पोप से जो है तो जो संसाधन उसने उनके पास दिए हैं, उनका हिसाब लेगा। उसको सेकंड कमिंग बोला गया है। और ये सारी चीज़ें आप किसी भी जो क्रिश्चियन जो बंदा है उससे पूछ सकते हैं कि आपको सेकंड कमिंग के बारे में क्या बताया गया है। उसमें बताया गया है कि जब वो यीशु दोबारा आएंगे तो गुनाहों का हिसाब करें। तो उसी आधार पे ये सारा चलता रहा। 1215 से लेके 1302 के बीच में भी उन्होंने बहुत से पैपल बुल इस तरह के आदेश निकाले। और 1302 में उन्होंने क्या किया कि एक ट्रस्ट का निर्माण किया। उसके मतलब ये जो ट्रस्ट का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को भी हमारे को समझना पड़ेगा कि ट्रस्ट एक्चुअल में क्या होता है, उसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है, उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, उसको जब हम समझेंगे तब फिर ये पूरी बात समझ में आएगी। वो भी हम आपको बता देंगे कि उसको ट्रस्ट का क्या मतलब होता है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि कोई एक कम्युनिटी या कोई मतलब एक बड़ा जो समुदाय है, वो समुदाय इस धरती के ऊपर जो संसाधन हैं, उन संसाधनों के ऊपर अपना जो है तो नियंत्रण बताता है कि हाँ, यहाँ तक जो है तो हमारा जो समुदाय है, इस समुदाय का रहेगा क्या नाम, और ये हमारे ट्रस्ट में शामिल है। और उस पर्टिकुलर एरिया में से जो कोई भी चीज़ मतलब उसका कोई फ़ायदा होगा, वो वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में बाँटा जाएगा। उसको बेनिफिशियरी, जो ट्रस्ट से बेनिफिशियरी जो कौन लोग हैं, वो भी उसमें शामिल होगा। उस ट्रस्ट की अपनी एक ट्रेज़री भी होगी, उसका अपना एक खजाना भी होगा, जिसमें पूरा जो भी ऊर्जा ही इसको हम मान सकते हैं। एनर्जी, ये धरती जो है तो पूरी एनर्जी से भरी हुई है। अगर कोई आदमी खेत में काम कर रहा है, तो वो एनर्जी दे रहा है और उसके बदले में भी उसको एनर्जी
वहाँ से मिलती है। वो एक बीज लगाता है तो 10, 100 जो भी कोई चीज़ लगाता है उसके हिसाब से वो अ, मतलब 2 गुना, 4 गुना या 1000 गुना होके वापस आता है। वो एनर्जी है। वो एनर्जी भी उसी ट्रस्ट में रहेगी। तो उन्होंने क्या किया कि पूरी दुनिया का एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम रखा वन हेवन ट्रस्ट। कि इस ट्रस्ट के अंडर जितने भी जो लोग आएँगे वो सब जो है तो स्वर्ग में जाएँगे, क्योंकि पोप ने उनकी ज़िम्मेवारी ले ली। पोप ने पहले ही बोला हुआ था कि आत्मा के ऊपर तो हमारा कंट्रोल है। तो उसी के साथ जो है तो उन्होंने जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को भी जोड़ दिया कि जो पैरों के निशान हमारे पास देगा, उसको हम लैंड, एयर एंड वाटर देंगे। मतलब लॉ देंगे। लॉ का मतलब कि ज़मीन, हवा तो चलो है ही, हवा तो कौन देगा, लेकिन ज़मीन और पानी, ये चीज़ें जो है तो वो प्रोवाइड करवाएँगे, लेकिन बदले में आपको पैरों के निशान देने पड़ेंगे। वहाँ से ये शुरू हुआ वन हेवन ट्रस्ट, और उसको बोला गया है, जो उसने पेपल बुल उस टाइम पे निकाला, उसको बोला गया है पेपल बुल ऊना सैंक्टम, और उसका दूसरा नाम है पेक्टम डे सिंगलेरियस। और जो पेक्टम डे सिंगलेरियस है, उसमें जिस तरीके से पूरा जो राज-काज जो व्यवस्थाएँ चलाई जाती हैं, सारा जितना भी जो सिस्टम है, वो सिस्टम उसमें हर चीज़ उसमें लिखी गई है। पेक्टम डे सिंगलेरियस का हिंदी वर्ज़न मैं आपको भेज दूँगा। अगर मेरे पास होगा तो हाँ, था मेरे पास, शायद मैंने किसी को भेजा है। अगर नहीं होगा तो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा देंगे कि उन्होंने पूरा उसमें सिस्टम ये क्रिएट किया था 1302 में, जो उन्होंने पहला ट्रस्ट बनाया, या शायद वो दुनिया का पहला ट्रस्ट था, वन हेवन ट्रस्ट, कि इस ट्रस्ट में जितने भी जो लोग हैं वो सब स्वर्ग में जाएँगे। इस बात की गारंटी उसने पोप ने ले ली। तो 1302 से लेके उसके बाद भी फिर ये चलता रहा, फिर वो 1493 की मेरे को याद है, बहुत से पेपल बुल, आप एक पेपल बुल की पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं। गूगल के ऊपर आप डालेंगे कि पेपल बुल की लिस्ट दो, तो वो पूरा दे देंगे। उसमें एक है इंटरसिएट्रा 1493 में, जब ये स्पेन और पुर्तगाल के जो लुटेरे थे, वो जहाज जब लूटते थे तो आपस में लड़ते थे। तो लड़ते थे तो फिर वो अपना जो क्या नाम करने के लिए पोप के पास जाते थे, राजा के पास जाते थे कि हमने फलाने जहाज के ऊपर हमला किया, वहाँ पे जो है तो ये स्पेन के लुटेरे आ गए या पुर्तगाल के आ गए, तो उसके बीच में जो है तो हमारा आपस में नुकसान हुआ। तो पोप ने उस टाइम का जो पोप था 1493 में, शायद नाम मैं उसका नहीं जानता, लेकिन उसने इंटरसिएट्रा करके एक पेपल बुल लिखा, और उसमें ये बोला कि स्पेन के लुटेरे पश्चिम की तरफ जाएँगे और पुर्तगाल के लुटेरे पूरब की ओर जाएँगे। और वहाँ से क्या लेके आएँगे? वो जितना भी आप लूट सकते हैं, उतना आप लूट सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप वहाँ के नक्शे लेके आएँगे हमारे को, और उन नक्शों को हमने ये जो ट्रस्ट बनाया है, उस ट्रस्ट में शामिल करेंगे। तो वो जो स्पेन का लुटेरा जाता है कोलंबस, वो पहुँचता है अमेरिका, और अमेरिका को सोचता है कि मैं इंडिया में पहुँच गया, और वो दोनों जो पार्टियाँ थी, स्पेन और पुर्तगाल के लुटेरे, वो समुद्री मार्ग की तलाश में थी कि ये जो व्यापारी जो आते थे, यहाँ से जो व्यापारी जाते थे, ज़्यादातर वो जो आपका सिल्क रूट है, उस सिल्क रूट से जाते थे। कुछ तरीका उन्होंने बनाया होगा, और बाकी जो व्यापारी थे, वो समुद्री मार्ग से जाते थे। साउथ अफ्रीका से के नीचे से होते हुए, उस टाइम ये स्वेज नहर आपका जो इन्होंने बीच में से जो रास्ता निकाला है, वो बहुत बाद में निकाला है, शायद 17वीं या 18वीं शताब्दी में। जब वो आपका ये जो मध्य एशिया है, उसके बीच में से होते हुए करीब 2-4 हज़ार किलोमीटर का उनका सफ़र बच जाता था, जब वो स्वेज नहर इन्होंने बनाई। यहाँ से जो व्यापारी जाते थे, वो उस रास्ते को बताते नहीं थे उनको। तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम होती थी कि ये जो व्यापारी आते हैं, यहाँ पे अपना माल बेचते हैं, और बदले में यहाँ से सोना और चाँदी लेके जाते हैं। क्योंकि जो भी सामान जो यहाँ से जाता था, भारत से, ये तो आपने क्या नाम देखा ही होगा हिस्ट्री में कि ढाका का जो अ, मलमल था, उसको एक अंगूठी में से पूरा थान निकाला जा सकता था। इस तरह की कलाकारी कर सकते थे वो। तो स्पेन का लुटेरा कोलंबस पहुँचता है अमेरिका,
और अमेरिका के जो लोग थे, जो रेड इंडियन, वो उसको देख के बड़े खुश होते हैं कि ये किस तरीके का आदमी आ गया, गोरा-गोरा, बढ़िया। तो उसने उन्होंने उसका बड़ा स्वागत किया। तो बाद में क्या करता है, वो दोबारा से आता है और यहाँ से अपनी सेना लेके जाता है, और फिर वहाँ के रेड इंडियन को मारने का जो खेल 1493 से शुरू हुआ, वो 1776 तक चला। 1776 में अमेरिका बनाया गया। उसको बनाने के पीछे जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, तो इनका ही आदमी था। वो एक फ्रीमेसन था। उसके बारे में, अगर फ्रीमेसनरी का जो इतिहास है उसको अगर आप देखेंगे तो फिर ये सारी चीजें आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो फिर अमेरिका के ऊपर उनका कब्जा हो जाता है। वहाँ के जो मूल जो निवासी थे रेड इंडियन, उनको जो है तो वो मारते हैं, और वहाँ पे सोना और माया सभ्यता के जो लोग थे उन लोगों को लूटते हैं। लूट मार करने के लिए पूरी वो अपनी सेना लेके जाते थे। और इसके बारे में जो जैमस्टाउन यूनिवर्सिटी का एक मैंने जिक्र किया था, तो जैमस्टाउन यूनिवर्सिटी की प्लेलिस्ट शायद मैंने आपको भेजी है। उसको अगर आप सही तरीके से सुनेंगे, समझेंगे, तो उसमें क्या होता था कि कोई आदमी अगर 1 साल के लिए यूरोप से अमेरिका के लिए वहाँ लोगों को, रेड इंडियंस को मारने के लिए या उनको लूटने के लिए अगर जा रहा है, तो उसका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। वो कॉन्ट्रैक्ट होता था बैंक के ऊपर, और वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होता था कि 1 साल के बाद हम आपको इतना सोना या चाँदी, जो भी कोई उनका था, वैसे सोने का ही था, कि हम आपको इतना सोना देंगे। आपने वहाँ पे जाके हमारे लिए ये काम करना है, वहाँ पे लोगों को मारना है, वहाँ पे अपनी कॉलोनी के लिए, क्योंकि कॉलोनाइज़ेशन कर दिया उन्होंने, मतलब एक साम्राज्यवाद का विस्तार वहाँ से शुरू हुआ। पेपल स्टेट के ऊपर तो पहले ही उनका राज था, लेकिन वो इसके बाद वो अमेरिका के ऊपर भी उनका राज हो गया। फिर वो स्पेन के लुटेरों के पीछे फ्रांस, पुर्तगाल, जितने ये जो और उनकी पार्टी के जितने भी थे, वो सब वहाँ पे गए। उन्होंने अपनी-अपनी कॉलोनियाँ वहाँ पे स्थापित की, और ये सारा खेल 1776 तक चला। 1776 में अमेरिका को बना दिया गया। उन्होंने मतलब एक क्रांति करवा दी, और क्रांति को जो है तो उन्होंने सक्सेस होने दिया, और वहाँ पे अपना बंदा बिठा दिया, और फिर वो व्यवस्था चल पड़ी 1776 में। तो जो पुर्तगाल को जो लुटेरा था वास्को डी गामा, वो इस तरफ को आता है पूरब की ओर, तो पूरब की ओर जो है तो वो कालीकट में पहुँचता है। कालीकट के लोग भी उसका स्वागत करते हैं, और वो फिर अपना वो गेम खेल देते हैं। और कालीकट शायद ये आपका केरल में है। और केरल के बाद गोवा पर तो पुर्तगाल का अधिकार 1961 तक रहा। 47 के बाद भी गोवा जो है तो उन्हीं के कंट्रोल में रहा था। अब उसके बाद उसके पीछे क्या इनका कोई आपस में अनुबंध हुआ था, क्या हुआ था, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना मेरे को पता है, आप लोग भी जानते होंगे कि 1961 में ज़बरदस्ती वहाँ पे सेना भेज के पुर्तगालियों को वहाँ से भगाया गया है। तब फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आया था। तो 1493 में इंटरसेक्टा से ये पूरा खेल होता है, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो समझने का जो साल आता है, वो आता है 1666। 1666 में 1 भी है और 666 भी है। उसको शायद कुछ ख़ास वजह से उन्होंने चुना कि जितने भी ये जो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट होते थे, मतलब पैरों के निशान वहाँ पे कहीं पे जमा होते होंगे, और उन्होंने क्या किया कि वो सारा, मतलब लंदन की जो सिटी थी, उस सिटी को आग लगा दी, और एक कानून पास कर दिया जिसको सेस्टी-क्यूबी एक्ट 1666 बोलते हैं। उसमें बोला गया है कि अगर आपको अपने आप को जीवित सिद्ध करना है तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा। तो वहाँ से फिर आपका ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वाला खेल शुरू हुआ 1666 में। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होता था कि पैरों के निशान और एक कागज के ऊपर एक नंबर उन्होंने मतलब मेंशन कर दिया। और वो जो नंबर था, वो नंबर आज भी चला हुआ है। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि आपका आधार कार्ड के ऊपर जो नंबर दिया गया है, वो वही नंबर है जो अ, उस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के साथ चिपकाया जाता है। जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है,
जो बर्थ है उसका जो स्पेलिंग है वो BERTH है, जो जहाज का बर्थ है। और जो जन्म के लिए बर्थ बोलते हैं उसका BIRTH है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा गड़बड़ करके जो है तो उसको बर्थ सर्टिफ़िकेट बना दिया। बर्थ होता है जहाज का जो मतलब जो फर्श उसको हम बोल सकते हैं, जिसके ऊपर वो सारा सामान वग़ैरह रखा जाता है, उसको बर्थ बोला जाता है। और शब्दों का मायाजाल कुछ इस तरीके से उन्होंने उसमें क्रिएट किया कि डिलीवरी होगी, बच्चों की डिलीवरी होगी और डिलीवरी होती है एक प्रोडक्ट की, वो प्रोडक्ट जो है तो डॉक अटेंडर, जो जहाज़ का डॉक है उसको अटेंड करने वाला जो डॉक अटेंडर है, वहाँ से डॉक्टर शब्द आया है। वो डॉक्टर उस प्रोडक्ट को अपने रजिस्टर में रजिस्टर्ड करता है और उस टाइम पे ये कुछ ऐसा रिचुअल करते थे कि बच्चे को और माँ को जोड़ने वाला जो प्लेसेंटा होता है, उस प्लेसेंटा को उसके साथ चिपका देते थे, कि ये जो बच्चा है, ये पैदा हुआ और पैदा होने के बाद जो है तो कुछ ही क्षणों में मर गया। जैसे ही उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बना तो वो डेड घोषित हो गया, उसको लॉस्ट इन द सी घोषित कर दिया गया। लेकिन उसके ऊपर जो नंबर है, उस नंबर के साथ जो नाम जुड़ा हुआ एक नंबर है और एक नाम है। नंबर जन्म किसमें जब रजिस्ट्रेशन हुई उसी टाइम पे लग जाएगा और जो नाम है वो बाद में पूछ के बताया जाएगा कि ये नाम। लेकिन एक्चुअल में वो नंबर को ट्रेस करते हैं। उस नंबर के ऊपर ही पूरा ट्रेड होता है और उस नंबर के आधार पे ही एक बच्चे का, एक जीवित इंसान का जो हिस्सा है वो कॉर्पोरेशन को उस कॉर्पोरेशन को चला जाता है, जिस कॉर्पोरेशन के पास वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जाता है। उन्हीं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेटों के आधार पे मतलब ये जितना भी जो ट्रेड जो चलता है, वो सारा ट्रेड उन्हीं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेटों के आधार पे होता है। तो अ, इस तरीके से उन्होंने जो है तो ये सब उन्होंने क्यों किया? वो किया उन्होंने कि जो मैग्ना कार्टा में लिखा गया है कि एक ज़िंदा इंसान का लिखा हुआ कानून दूसरे ज़िंदा इंसान के ऊपर लागू नहीं होगा, लेकिन डेड एंटिटी के ऊपर हो जाएगा, कॉर्पोरेशंस के ऊपर हो जाएगा, कंपनीज़ के ऊपर हो जाएगा। तो जो एक ज़िंदा इंसान है, उसको उन्होंने एक नंबर दे दिया, एक नाम दे दिया और वो बन गई एक कंपनी। वो एक कॉर्पोरेशन बन गई, वो एक डेड एंटिटी बन गई। फिर वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जाता है नर्सरी में। शब्द भी उन्होंने कुछ इस तरीके से छाँट-छाँट के शब्द रखे हुए हैं कि नर्सरी में वो प्रोडक्ट जाएगा जहाँ पे उसकी काट-छाँट होगी। काट-छाँट क्या होगी? उसको सिखाया जाएगा कि ये तेरा नाम है। नाम तो मतलब वहीं से ही सिखाया जाता है, जब आप बच्चा नर्सरी में या नर्सरी का तो इन्होंने अब कॉन्सेप्ट शुरू किया। यूरोपियन कंट्रियों में ये स्टार्टिंग से ही नर्सरी का उन्होंने किया हुआ था कि नर्सरी में बच्चा जाएगा, वहाँ पे उसको वो नाम उसका सिखाया जाएगा और वो नाम से जुड़ जाएगा और हर चीज़ आपके नाम से जुड़ी होगी और बंदा अपना नाम छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। तो नाम के आधार पे ही उन्होंने लोगों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसके साथ क्या हुआ कि वो बंदा जो है तो अपने आप को मृत अपने आप घोषित कर रहा है। जैसे ही वो उस कागज़ के ऊपर लिखे हुए नाम को ये बोलता है कि ये मैं हूँ, तो फिर वो रिचुअल उनका पूरा हो जाता है कि हाँ, ये मान रहा है कि ये कागज़ के ऊपर लिखा। जबकि आप कागज़ के ऊपर कोई अपना नाम लिखो और फिर क्या आप वो हैं? नहीं हो सकते है ना। आप वो हैं जिसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। अगर मैं हूँ, तो मेरे को कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैं किसी का बेटा हूँ, अ, मतलब अपने माता-पिता का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का मतलब चाचा हूँ, ताया हूँ, मतलब बहुत से मेरी आइडेंटिटीज़ बहुत ज़्यादा बन सकती हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपको एक आइडेंटिटी के साथ बाँध दिया। हम अनडिफाइनेबल हैं। अगर हम अपने आप को समझें, तो हमारे को किसी एक नाम के साथ डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई करने की कोशिश करता है, तो वो उस यूनिवर्सल लॉ को तोड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि हमारे से वो कागज़ के ऊपर लिखा हुआ नाम माँगते हैं और हम देते रहते हैं। इस बात के ऊपर किसी ने विचार नहीं किया कि इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल माइंड प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो ये 1666 में हुआ, 1666 में उन्होंने 2 चीज़ें बनाई, एक सेस्टी-क्यूबी एक्ट और दूसरा अपनाया सेस्टी-क्यूबी ट्रस्ट। पूरी धरती के ऊपर जितने भी 1493 से लेके 1666 तक उन्होंने नक्शे जो है तो अपने पास वहाँ पे इकट्ठे किए।
उन सारी धरतियों को उन्होंने सेस्टी क्यूबी ट्रस्ट में डाल दिया, और उसका जो बेनिफिशियरी है, उसका जो लाभ लेने वाला है, वो लाभ लेने वाली एचएम गवर्नमेंट, जो राजा की जो सरकार थी, जिसको उन्होंने नाम दिया एचएम गवर्नमेंट। चाहे उसमें राजा बैठता है तो मतलब मेल बैठेगा तो हिज मैजेस्टी, अगर फीमेल बैठता है तो बैठती है तो हर मैजेस्टी। हाँ जी, रुको दोनों। तो जो उसका बेनिफिशियरी उसको बना दिया जाता है एचएम गवर्नमेंट को, उसके साथ पोप भी होता है, उस वो बेनिफिशियरी बनते हैं। लेकिन उसका जो इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है उन लोगों के ऊपर जिनका हिस्सा जो है तो उस ट्रस्ट में डाल दिया गया, वो भी उनकी सहमति से। जैसे ही लोगों ने अपने डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट उनको देने शुरू किए, लोगों ने अपने आप को डेड घोषित करना शुरू किया। उनको पता नहीं था कि अपने आप को जीवित कैसे साबित करना है, जबकि उन्होंने बोला था कि 7 साल, 14 साल और 21 साल के अंदर जो है तो अपने आप को आपको जीवित सिद्ध करना होगा। लेकिन किस तरीके से करना होगा वो तरीका नहीं बताया। लेकिन पूरी दुनिया को उन्होंने डेड घोषित कर दिया इस वजह से, ताकि मैग्ना कार्टा में जो बोला गया है कि एक जिंदा इंसान का लिखा हुआ कानून दूसरे जिंदा इंसान के ऊपर लागू नहीं होगा। तो फिर उन्होंने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है आपका, जो भी जिसको आप डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो कानून बनाते हैं वो संसद बनाती है, जो संसद में बैठते हैं वो जिंदा इंसान है, हमारे जैसे ही लोग हैं जो वहां पे जाते हैं और कानून बनाते हैं। उनका लिखा हुआ कानून हमारे ऊपर लागू नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने हमारे को डेड घोषित कर दिया है, और हमारे को बचपन से ये सिखा दिया है कि ये जो तेरा नाम है कागज के ऊपर लिखा हुआ, ये है तू। तू अगर हमारे सामने भी खड़ा होगा तब भी हम तेरे को नहीं पहचानेंगे, हम तेरे को पहचानेंगे उस कागज से। जैसे ही तू वो कागज हमारे को देगा, तू अपने आप को मृत घोषित कर देगा, तो हम तेरे साथ किसी भी तरीके का मतलब व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को डेड घोषित कर रहे हैं, तो डेड के साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इसमें आप लोगों को कितना समझ में आया, और इसमें आपका कोई सवाल है तो 9 मिनट में आप सवाल करें, तो फिर उसके बाद फिर हम इसको विराम देंगे। और हाँ, सवाल करें। जी नमस्ते भाई। नमस्ते जी, नमस्ते। ये ऐसा है कि बर्थ सर्टिफिकेट से तो उन्होंने हमें मतलब कि डेड घोषित कर दिया है ना, ये हाँ जी। चीज़ कहीं भी दर्ज है मान लो मैग्ना कार्टा में या कैसे भी। तो हम लोग जैसे मान लो चलो वैसे तो अपने हाथ पैर चलते हैं, लेकिन कागजों में, उनके कागजों में हम डेड मतलब मृत हैं। तो जब हाँ जी, हाँ उनके जी। कागजों में मृत हैं, तो फिर जो डेथ सर्टिफिकेट होता है फिर वो भी तो मृत्यु का प्रमाण पत्र, तो वो क्या चीज़ है फिर इन दोनों का फिर वो इसमें क्या होता है ना कि वो एक क्रेडिट फाइल खुलती है। जैसे ही कोई बर्थ सर्टिफिकेट क्रिएट होता है तो उसके साथ एक क्रेडिट फाइल खुलती है। उस क्रेडिट फाइल में जितनी भी चीजें, मान लो मेरे नाम से क्रेडिट फाइल खुल गई, तो उसमें जितनी भी जो चीजें मैं जो भी कर रहा हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है अभी, वो उस क्रेडिट फाइल में शामिल होता है। वो कर्जा भी उसी में होता है, जो हमने गेन किया वो भी उसी में होता है, लेकिन किस हिस्से में से होता है? वो उस हिस्से में से होता है जो हमारा एक्चुअल में है, जो उस पर परमपिता परमात्मा ने हमारे को दिया हुआ है, उसी में से वो उसको मतलब कट करते रहते हैं। बाकी अब जो वो हमारे को क्या दे रहे हैं, और हमारा कितना हिस्सा बनता है, उसकी एज्यूम्ड वैल्यू आज की डेट में, करंट रेट में जो है वो $100 मिलियन है। मतलब $100 मिलियन हर एक आदमी के हिस्से में है। लेकिन जो कुछ भी हमारे को दिया जाता है वो उसी $100 मिलियन में से दिया जा रहा है। और जैसे ही मतलब वो जो कोई बंदा मरता है तो उसकी जो क्रेडिट फाइल है उसको बंद कर दिया जाता है। वो मतलब वो डेड हो गया तो क्रेडिट फाइल उनकी बंद हो, मतलब वो कहीं ना कहीं उस यूनिवर्सल लॉ को फॉलो करते करते रहते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई मरेगा तो मैं बोलता हूँ इधर थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ठीक है। जी।
तो जैसे सवाल आया ना कि बर्थ सर्टिफिकेट के साथ हम मृत तो डेथ सर्टिफिकेट देते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे जो नाम के साथ जो अनुबंध होता है, अनुबंध के साथ साथ वो एक व्यक्ति को ही नियंत्रित नहीं करते, उसकी सांस, उसकी सोल और वो सब कुछ उनके नियंत्रण में होता है। जैसे जितना भी हम पंजीकरण कराते हैं तो हमारी गुलामी को और ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। पंजीकरण के साथ, नाम के साथ, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जितने भी पंजीकरण चले उनके साथ हमें गुलामी ही दी जाती है, और हम उनके जो लिखे हुए जो मैग्ना कार्टा है, चाहे पेपल बुल सेक्टम है, जो अभी हमारे साथी ने बताया। सेस्टी क्यूबी हाँ, एक्ट। सेस्टी क्यूबी एक्ट, वो सभी हमारे ऊपर लागू होते हैं। जितने भी पंजीकरण हम करवाते हैं उनके साथ साथ वो सभी लागू होते हैं, जो हमें बताए नहीं जाते हैं। अब जो आप बोल रहे हैं जो डेथ सर्टिफिकेट होता है, एक होता है ना, जैसे हमने कहा था ना आपसे पिछले कल की, एक आदमी आप हो जो आप जीवित हो, एक आदमी आपका कागजों में है जो वहां पे चल रहा है, वो है मतलब आपका स्ट्रोमैन अकाउंट बोलते हैं उसको। मतलब एक भूतिया जो आदमी है वो उधर साथ में चल रहा है, तो उसकी भी एक क्रेडिट फाइल खुलती है, जैसे अगर बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और आप जैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, पंजीकरण करवा लेते हैं, तो उसके साथ ही आपका स्ट्रोमैन अकाउंट खुल जाता है, जो आपके जब तक, जैसे आपने सुना होगा ना अभी किसी की पेंसिल वगैरह चलती है उसमें लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ता है, तो वो भी इसी खातिर लेते हैं कि आदमी जीवित है, कि वो जो हमारा जो गुलाम है, जो हमारा स्ट्रोमैन अकाउंट है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आपने देखा होगा जो नौकरी वगैरह करते हैं उनका भी एक बॉन्ड बना होता है, जो उनको अंत में जैसे वो रिटायर्ड होते हैं, अगर उनकी नौकरी पूरी हो जाती है ना, तो उनको रिटायर्ड होने पे उस बॉन्ड में से उनको वो पैसे मिलते हैं लास्ट में। कुछ तो उनका अपना कुछ पीएफ वगैरह नाम का काटते हैं, लेकिन कुछ एक बॉन्ड होता है उनको, उसके हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। अगर वो अधिकारी अगर उनके पास कोई काम कर रहा है तो उनसे अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसी में से सारी भरपाई होती है। इसीलिए जब वो डेथ सर्टिफिकेट देते हैं तो उनका बोलना है जो स्ट्रोमैन अकाउंट खुला था वो उनके पास स्टॉप हो जाता है। उस स्ट्रोमैन अकाउंट की, जैसे हमारे साथी ने बोला कि उसकी कीमत क्या लगाई जाती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ जितना भी शुरू में वो पंजीकरण करते हैं उसमें उनके स्ट्रोमैन, उनका जो ट्रस्ट है उसमें वो एक व्यक्ति की 100 मिलियन डॉलर के वो उसकी वैल्यू रखी जाती है। इसके पीछे का कारण ये है कि इस धरती के ऊपर कितना जमीन है, कितनी हवा है, कितना पानी है, उसकी वैल्यू को कोई नहीं आंक सकता। ना हमारे पास कोई ऐसा साधन बना हुआ है कि इसको मापा जा सके। चलो जमीन को और पानी को तो माप लिया जाएगा, लेकिन हवा को कैसे मापेंगे? तो एक एज्यूम्ड वैल्यू उसकी रखी गई थी। और ये मतलब ये धीरे धीरे जैसे जैसे ये पूरा इनका ये माया जाल बढ़ता जा रहा है ना करेंसी का, उसकी वैल्यू भी ऑटोमेटिकली उसी तरीके से बढ़ती जा रही है, जो 20 मिलियन से लेके आज 100 मिलियन तक पहुंच गई। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा जो हमने बताया। बाकी फिर बहुत सी बातें हैं, अभी तो हम मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत स्टार्टिंग भी हुई है अभी। अभी बहुत कुछ आगे ऐसा है जो समझना जरूरी है। तो एक दिन में ना हम समझा सकते हैं और ना आप समझ सकते हैं, और ना ही हमने हमारे को किसी ने एक दिन में ये सब कुछ बता दिया था। जब हम इसमें आए थे तो मतलब एक चैट होती थी, उस चैट में कई बार सुबह भी हो जाती थी सुनते सुनते। और मतलब एक पागलपन की स्थिति से हम गुजरे हैं, जब हमारे को ये पता लगा है कि इस तरीके से ये दुनिया काम करती है, और हम जो कुछ भी हम सोचते हैं उस तरीके से कुछ भी नहीं होता, उस तरीके से कुछ भी नहीं चलता नहीं। मतलब ये हमारे को एक साइकोलॉजिकल माइंड प्रोग्रामिंग में फंसाया गया है, जिसमें हमारे को लगता है कि ये हमारा देश है, हमारे को इसकी भक्ति करनी चाहिए, जबकि हम इस ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं, कोई एड्रेस लेके पैदा नहीं हुए। अगर हम एड्रेस लेके पैदा होते तब हमारे को बोला जा सकता था कि अबे भाई ये जो एरिया है यहीं पे तुम्हारा अधिकार है, बाकी और जगह पे तुम्हारा अधिकार नहीं। हमारा अधिकार इस पूरे ब्रह्मांड पे है, लेकिन जिनका अधिकार है उनको पता ही नहीं है कि हमारा भी कोई अधिकार है। वो सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, क्योंकि उनको बचपन से जो नर्सरी में जो उनकी काट छांट कर दी गई, उनको बता दिया गया कि अ, तेरा बाप ये है, उसकी इतनी जमीन है, इसमें से तेरे को इतना हिस्सा मिलेगा, और तैने ये पढ़ाई करनी है, और इस पढ़ाई के बाद तेरे को फलानी नौकरी मिलेगी। तो नौकरी करने की हमारे को क्या जरूरत है? हम नौकरी करने के लिए इस धरती के ऊपर नहीं आए हैं।
लेकिन जो इन्होंने साइकोलॉजिकल माइंड प्रोग्रामिंग की उस वजह से ही आज आप देख लो कि हर एक बच्चा, हर एक आदमी अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहा है, और नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर जीवन नहीं चलेगा। तो उसका मतलब ये है कि लोग नौकरी करने के लिए आए हैं, इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। अब क्या है, अब हम उस मुकाम के ऊपर पहुँच चुके हैं जब हमारे को इन बातों के ऊपर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जो नौकरी का जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट भी ये ख़त्म करने वाले हैं। इनको गुलामों की ज़रूरत थी अपने कामों को करने के लिए, इस पूरे मैट्रिक्स को चलाए रखने के लिए हमारी ऊर्जा की ज़रूरत थी। अब उनको हमारी ऊर्जा की भी ज़रूरत नहीं है, उनका काम जो है तो एआई कर सकता है। एआई रोबोटिक्स जो है तो हर उस काम को कर सकती है जिसको एक इंसान कर सकता है। इस वजह से उनको इंसानों की ज़रूरत नहीं है। उसी वजह से ये सारा जितना भी इनकी जो गेम है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है या एजेंडा 2030 है, बच्चों को 20-25 इंजेक्शन जो है तो 7 या 10 साल की उम्र तक लगा देना। जैसे ही कोई मतलब गर्भवती कोई महिला गर्भवती होती है तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर जो है तो पूरा डाटा ले जाके उनके पास दे देती है और उनको बोलती है कि फलाने महीने में आपने फलाना इंजेक्शन लगाना, फलाने महीने में फलाना इंजेक्शन लगाना। अगर आप ये कार्ड नहीं भरेंगे तो आपको हॉस्पिटल में एंट्री नहीं देंगे। और जैसे ही हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है तो उसका वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वहीं पे बना देते हैं, उसके पैरों के निशान भी लिए जाते हैं, हर चीज़ होती है। लेकिन ये होती है सब कुछ बैकग्राउंड में, वो लोगों को बताया नहीं जाता है कि आपके साथ कौन-सी गेम खेली जा रही है, क्यों खेली जा रही है, और जो ये गेम खेल रहे हैं, उनको भी पता नहीं है। आपके जो हॉस्पिटल हैं, उसमें जितनी जो नर्सें हैं या डॉक्टर हैं, उनको भी पता नहीं होगा कि ये जो पैरों के निशान हैं, ये क्यों लिए जाते हैं। वो बोलेंगे कि हमारे पास ज़रूरत होती है इनकी, जबकि वो एक रिचुअल है। वो SOLE को SOUL से बदलते हैं। वो मतलब इतने ज़्यादा शातिर लोग हैं जिन्होंने इस पूरी दुनिया को, अब आप ये सोच लीजिए कि हम 10 लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते, अगर हमने सही तरीके से इस पूरे सिस्टम को देखना। लेकिन उन्होंने अपनी उस साइकोलॉजिकल माइंड प्रोग्रामिंग से पूरी दुनिया को नियंत्रित करके रखा हुआ है। और अगर आप ये बातें जो है तो खुलेआम लोगों को बताने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे। इसके अलावा तो वो कुछ और कर नहीं सकते, लेकिन देशद्रोही आपको ज़रूर घोषित कर देंगे। जबकि देशों को किसने बनाया? देशों को भी उन्होंने बनाया। क्या इस धरती के ऊपर जिस तरह की सीमाएँ उन्होंने बनाई हैं, क्या वो सीमाएँ प्राकृतिक हैं? नहीं, वो हमारे मतलब ये समझ लो कि वो 100 150 साल में ही हुआ है जो कुछ भी हुआ है। ये जो हम समझ रहे हैं, ये ज़्यादा प्रभावी तब हुआ जब लोग जो है तो उनके अपना लॉ ऑफ द लैंड को छोड़ के लॉ ऑफ द सी में धकेले गए। लॉ ऑफ द सी का मूल जो आधार है वो है करेंसी, कॉर्पोरेट और कॉमर्स। करेंसी शब्द करंट ऑफ द सी से आया है और ये सारा वाटर से रिलेटेड है। उन्होंने आपको बैटरी बनाया हुआ है और बैटरी में करंट की ज़रूरत होती है और करंट आता है करेंसी से। अगर आपके पास करेंसी नहीं होगी तो आपका करंट जो है तो कम होता जाएगा। इस तरीके से अगर इसके बीच में भी आपका कोई सवाल अब बचा है तो अब मेरे को लगता है कि समय अब पूरा हो गया, तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। आगे आप पीछे। भाई एक जी दीपक। में प्रश्न है जी। इसमें ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि हर व्यक्ति का मतलब जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनको वो 100 मिलियन डॉलर में मतलब वो करते हैं, भेज देते हैं, या उनके पास मतलब हमारी जो बर्थ सर्टिफिकेट की वो कीमत लगाते हैं वो 100 मिलियन डॉलर लगाते हैं। तो वो ये करंट मतलब ऐसा कहाँ करंट पे के है ये ये? जो वर्तमान में जो समय चला हुआ है ना, उस समय में वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी आगे। वो 1000 बिलियन डॉलर भी हो जाए, हमारे को मिलने वाली तो हाँ, नहीं है। तो वो ये मतलब एक कहाँ पे है, मतलब assumed है। कहाँ पे लिखा है ऐसा कि ये 100 मिलियन डॉलर है इसकी कीमत? ये चीजें मतलब ये सामने नहीं बताते, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो गुप्त तरीके से उनसे मिलती हैं, तो वहां से इसका पता चला। इसका वो कोई जैसे जानकारी हम अपने आपसे पास कोई शेयर। डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है क्या? इसका रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब एक अज्यूम्ड वैल्यू है। और ये सारा जो भी इसे जो शेयर मार्केट जो आपका वॉल स्ट्रीट लंदन और इसका जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, वहाँ से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनको पता होता है इसके बारे में, क्योंकि करंट में जो है तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू चलेगी, लेकिन वो सामने नहीं बताया जा सकता ना।
अगर वो लोगों को सामने बताने लग गए, लोगों को क्या बताया जाता है? लोगों को बताया जाता है कि अमेरिका के ऊपर इतना कर्ज है और चाइना के ऊपर इतना है, इंडिया के ऊपर इतना है, उसके लिए आप यूएस डेब्ट क्लॉक जो है तो देख सकते हैं। ठीक है इसमें भाई। एक चीज़ बस मैं थोड़ी-सी ऐड ये करूँगा कि ये सारा जो खेल जो 1666 से चला वो 1933 तक चला। 1933 में उन्होंने क्या किया कि जैसे 1912 में 12 या 13 में टाइटैनिक को डुबवाया गया, जो फेडरल रिज़र्व बैंक से रिलेटेड थोड़ी-सी जानकारी मैं शेयर करना चाहता हूँ। ताकि मतलब आगे आने वाले टाइम की जानकारी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ क्योंकि मेरे को याद आया। कि 1912-13 में उन्होंने जो है तो फेडरल रिज़र्व का जो बैंक है, सेंट्रल बैंक, वो अमेरिका में स्थापित किया और उसके बाद 14 से लेके 33 तक कुछ इस तरीके का खेल उन्होंने रचा कि पूरा जो अमेरिका है वो दिवालिया हो, 1933 और 1933 में उस टाइम का जो ये राष्ट्रपति था, उस राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर निकाला। वो ऑर्डर की जो कॉपी है वो आज भी सोशल मीडिया में मिल जाती है कि उसने जितने भी जो अमेरिका के जो लोग थे, उन सबको ऐसा बोला कि आपके पास जितना भी सोना है, उसमें से इतना आप अपने पास रख सकते हैं, बाकी सोना जो है तो आपको फेडरल रिज़र्व में जमा करवाना पड़ेगा, उसके बदले में आपको बॉन्ड मिलेंगे। तो 1933 से लेके 2025 तक जो यूएस डेब्ट क्लॉक में जो शायद आपने देखा होगा, यूएस डेब्ट क्लॉक आपने देखा है? नहीं भाई, वो होता क्या है ये? मैं आपको लिंक भेज दूँगा। उसमें जितना भी जो कर्ज़ा जो चला हुआ है ना, वो जितना भी आपका जीडीपी जिस तरीके से बढ़ती है, उसी तरीके से आपका कर्ज़ बढ़ता है। वो इस वजह से बढ़ता है कि उन्होंने 1933 में अमेरिका को दिवालिया घोषित कर दिया। अमेरिका के दिवालिया घोषित होने के साथ ही पूरी दुनिया के जितने भी जो जहाँ-जहाँ पे उनके सेंट्रल बैंक्स थे, वो सारे देश जो थे दिवालिया घोषित हो गए। 1933 में उन्होंने किया, 1934 में रॉयल यंग कमीशन जो है तो यहाँ पे इंडिया में आता है। तो उससे पहले आ गया था लेकिन 4-5 साल मतलब ये गेम उन्होंने जो 13-14 में जो शुरू की वो 1933 में पूरी हुई और 33 के बाद वो 34 में यहाँ पे उन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी कि जितने जो उनका इम्पीरियल बैंक ऑफ इंग्लैंड यहाँ पे था, जिसकी 3 शाखाएँ थी, एक मद्रास, एक कलकत्ता और एक मुंबई उसको मर्ज करके उन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया, जबकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बैंक था और ईस्ट इंडिया कंपनी भी उन्हीं के चार्टर पे यहाँ पे आई थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 1933 में पूरी दुनिया को दिवालिया घोषित कर दिया और उसके बाद जो कर्ज बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कि जितना भी आप इस करेंसी को यूज़ करेंगे, उतना आपका कर्ज बढ़ता जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा मैकेनिज़्म इसमें फिट किया है। करेंसी को यूज़ करना का मतलब है कि आपका कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो वो करेंसी किसकी है? हम सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है और ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तो हमारा ही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये इस चीज़ के भी बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्राइवेट संस्था है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक प्राइवेट संस्था है, जो एक रजिस्टर्ड कंपनी के रूप में काम करती है। और यहाँ पे जो कंपनियाँ बाहर की जो कंपनियाँ आती हैं, उनको बढ़िया माहौल, ज़मीन और जितने भी जो संसाधन है वो सारा उनका पुलिस जहाँ पे आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी तो इन कंपनियों की सुरक्षा के लिए वो आर्मी लगाने के लिए भी तैयार होती है। इस तरीके से काम करती है आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाकी कल बात करेंगे, बाकी देख लो। से संबंधित किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं। और अगर प्रश्न ऐसे नहीं आया, पिछले कल भी एक आधा प्रश्न आया, आज भी अगर वो नहीं आ रहे तो हम परसों तक मतलब कल की चैट में हम आपको बोलेंगे, आप सुनाइए हम अब हमारे को, तो फिर हम आपको नमस्कार सुनाना भाई क्लोज़ साहब। करते हैं। पड़ेगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी भाई साहब, वो मेरी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, जा नहीं रहा था। और अब जैसे कि डीएमडी करता हूँ ना, तो डीएमडी नहीं जा पाता है किसी पर। तो उसको करवाना पड़ेगा मुझे किसी से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो पुराने मिनिस्टर हैं वो तो जानते ही हैं यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी टेस्ट के बारे में। अब नए जो जो बंदे जुड़े हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा।
अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर होता है तो तरतीब बार ले लिया जाए, यूनिवर्सल लॉ की जो साइट है, उस साइट के मुताबिक चलते-चलते जो उसका जितना भी कुछ खुलता है, उस तरह से चल कर के अगर ऐसा कुछ सॉल्यूशन दोबारा से हो जाए, जैसे कि जेएचएफ की साइट पे होता था, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो जो नए बंदे जुड़ रहे हैं उनकी समझ में सब तरह से आ जाएगा। मेरा ये सजेशन है सर आपको। बिल्कुल, बिल्कुल, वो उसी कोशिश में हम लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा होता है ना प्लीज़ कि अगर देखिए सर प्लीज़ सर, जैसे कि आज आपने जो कहा है और मैं ही हूँ नया, तो मेरी समझ में कुछ नहीं पड़ेगा। बोले यार ये कौन-सी भाषा की बात चल रही है, कौन से देश की बात चल रही है। हम रह तो रहे भारत में और ये बात कर रहे हैं यूएस की और अमेरिका की और उसकी। जबकि समझने में जो मिनिस्टर है वो भी ना वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। नए बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो अगले दिन आएगा बोले यार क्या बात हो रही है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और खुद एक कोई एक मेहनत नहीं करना चाहता है। मेरी बात सुनेंगे आप। जब स्टार्टिंग में हमने सुना था तो भाई हमारी समझ में भी नहीं आया था। वो समझ अपने हाँ, आप विकसित करनी पड़ती है, और उसके लिए स्वयं प्रयास करना पड़ता है। अगर हर एक आदमी स्वयं प्रयास करेगा तो जान जाएगा। हम कौन सा मतलब पेट से सीख के आए हुए हैं। हमने भी इसी तरह हुँ, से सीखा है। हर एक आदमी इसी तरह से सीखेगा, लेकिन वो सीखने हुँ। के लिए कितना तैयार है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर उसको ये मैंने लग रहा है कि करंट भाई में जो साहब चल रहा है वो सही है, तो फिर वो खोज नहीं कर पाएगा। हाँ, तो जैसे कि मैंने क्या जो अपने जितने भी जानकार बंदे थे मैंने उनको लिंक शेयर किया और उनको बोल-बोल के कहा तो उनके पास समय ही नहीं है। कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, तो अपनी आजीविका से निकलने के लिए लोगों का फुर्सत नहीं है और उसमें वो डूब रहा है और नई चीज़ को नहीं पकड़ना चाहता है। वो यहीं के अनुबंधों में रह कर के अपने आप को गुलामी की ज़िंदगी जीना चाहता है, निकलने की कोई कोशिश बहुत ही मुश्किल से करना चाहता है। और हम और आप और कोई भी नया बंदा इसमें आता है तो यूनिवर्स की ही इच्छा से आएगा, उन्हीं की इच्छा जब प्रेरित करेगी तभी जुड़ पाएगा, अन्यथा लाख कोशिश करने के बाद भी मैं ये कहूँगा भाई जुड़ जाओ, सीख लो, कोई नहीं जुड़ता साहब। मैंने देख लिया, बहुत अच्छी तरह से बारीकी से देख कर के मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि लोगों को ये लगता है बोले ये तो मूर्ख है, ये तो पागल है, पागलों जैसी बात कर रहा है, ये कहाँ के कानून चला रहा है, इंडिया का कानून कौन मानेगा, कौन रीस्टोर कर देगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये रीस्टोरेशन की बात कर रहा है, देखो सही मूर्ख बना रहा है हमको भी, आप तो मूर्ख है ही है, हमको भी मूर्ख बना रहा है, तो मैंने तो छोड़ दिया बिल्कुल, कि चलो सब आपकी जो बात है वो मैं समझ गया हूँ पूरी, कि आप वहाँ पे जहाँ पे ये समस्या आपकी आई हुई है वहाँ पे और कोई इस तरह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है। मैं समझ रहा हूँ पूरी बात। हाँ, हाँ। तो ऐसा जी, आप करेंगे सुनाइए। कि अगली जो चैट है वो हम कल करते हैं, और कल आपके विषय के ऊपर भी बात की जाएगी कि इसको किस तरीके से वहाँ के सराउंडिंग जो लोग हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि करना तो उन्हीं लोगों को पड़ेगा ना, क्योंकि मान लो अगर हम यहाँ से उठ के वहाँ पे जाते हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। जो वहाँ पे जो लोग नहीं रह रहे हैं, पता। अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम कैसे समझा सकते हैं लोगों को। तो अभी ऐसा करते हैं कि अभी बंद करते हैं और फिर कल बात करेंगे। जी भाई साहब, आपका लिविंग बहुत-बहुत लिविंग साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का। ठीक, नमस्कार, शुभ बहुत बहुत रात्रि। बहुत और बहुत किसी का भी पॉइंट हो तो वो बोल सकते हैं, मैं अपना माइक मौन ठीक है मिनिस्टर जी, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। अगर किन्हीं और साथियों का कोई सवाल है तो कल के लिए तैयार रहें। कल इसी विषय पे बात करेंगे जहाँ पे मिनिस्टर जी ने छोड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कि यहाँ पे कोई ज्यादा मिनिस्टर हम कोई नहीं, हम सिंपल आदमी, और हमने किसी अपने दूसरे जो हमारे साथी है नॉर्मल जो भी है उनकी डिमांड पे ही हमने ये चैट रखी हुई है। वैसे तो हमारा पुराना जो ग्रुप है वो भी है, लेकिन हमने सोचा कि चलो हम अपने थोड़ा सिंपल तरीके से आपसी भाषा में अपने भाइयों को समझा सके, थोड़ा बहुत जो समझने के इच्छुक है। हमें जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है अब कि कोई हम किसी को जबरदस्ती छोड़े। हम चाहते हैं कि चलो कोई जागरूक हो रहा है तो ठीक है, और जिसकी इच्छा है कि हाँ भाई हमने थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है, इसीलिए हमने अपने सिंपल तरीके से जारी किया हुआ है। चलो ठीक है जी, सबको नमस्ते, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।